हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एंड महालेखक। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे फ्रॉम पीसीएस और यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे तो आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें से कुछ पूछा जाता है तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में वेरियस एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपीएससी की व्यू से बात करूं तो नैब तहसीलदार का एग्जाम और पीपीएससी के जितने भी अच्छे ग्रुप बी के एग्जाम्स होते हैं उनमें से अच्छे क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो आपका जीएस 2 के अंडर सेक्शन फर्स्ट जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात होती है तो वहां पे टॉपिक नंबर 1.8 आपका स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में है। इस टॉपिक में हम कैग के बारे में क्या क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखे हैं, पार्लियामेंट ने उसके रिगार्डिंग क्या एक्ट बनाया है, उसकी पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंस उसका कैसे है, एंड सबसे मेन बात, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इनके ऊपर रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा कि अगर इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो विद द टाइम चेंज नहीं हुआ उनकी पावर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, तो फिर अब किस तरह का जो अमेंडमेंट है या रिफॉर्म्स हैं आप सजेस्ट करना चाहते हो। तो मेनली जो आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा वो वाला पॉइंट पूछा जाएगा जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे, पार्ट नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, वहां पे क्या के बारे में क्या कर रखा है, इन्होंने डिफाइन कर रखा है। एज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक आर्टिकल्स के थ्रू इसको डिफाइन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 148 इस ऑफिस के बारे में बात करता है कि ऐसा एक ऑफिस होएगा। वर्क एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, जो पैसा होता है पब्लिक का, ठीक है, उसका गार्डियन के तौर पे काम करता है, उसकी रक्षा, मतलब कि प्रॉपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑडिटर के तौर पे भी काम करता है और अकाउंटेंट के तौर पे भी काम करता है। एज अ हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या होता है, ये हेड होता है। जब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे होंगे तभी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रेज होने चाहिए जिसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे कि इसमें रिफॉर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो पता लगना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें कि इस बॉडी की अपॉइंटमेंट कौन करता है, इस बॉडी की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है अंडर हिज वारंट एंड सील, मतलब इसकी साइन होते हैं इसके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो है वो स्टैंप लगती है। तो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहा है, इसका मतलब इसकी अपॉइंटमेंट का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी एग्जीक्यूटिव के हैंड्स में है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट अपने तौर पे डिस्क्रिशनरी पावर के तौर पे कुछ कर नहीं सकता, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी पड़ती है, ठीक है। आप मेरे को एक बार आर्टिकल बताइए कि जो ये प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करता है, एक कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। ऐसे आर्टिकल्स के बारे में आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। पंजाब पुलिस के एग्जाम्स हैं, एक्साइज का एग्जाम हुआ था, तो इस तरह के जो आपके वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इन एग्जाम्स में आते हैं, तो वहां पे इस तरह के आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वो कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि कंप्लीटली इन दी हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली इन दी हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव है तो फिर वो ऑफिस इंडिपेंडेंट कैसे है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम बाद में देखेंगे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन रेज हो जाना चाहिए आपका साथ ही साथ। फिर हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। पहले टर्म्स की बात अगर करें तो वो 6 साल तक उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं या फिर वो मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर, जो भी आपका जल्दी है। अगर वो 65 ईयर्स के हो जाते हैं, 6 साल पूरे नहीं हुए तभी उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो
6 साल कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन 65 के नहीं हुए तब भी उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बिना वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, या फिर उनको इम्पीच करके उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। उनकी इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है जो आपका जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का आपको इम्पीचमेंट प्रोसीजर पता होना चाहिए। दोनों हाउसेज में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी जो होती है उसके साथ फिर प्रेसिडेंट उसको क्या कर देता है, उसके ऑफिस से हटा देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो कैग है एक बार अगर वो अपॉइंट हो जाए तो फिर वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब कि प्रेसिडेंट जब जी चाहे उसको हटा नहीं सकता। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो होता है वो टफ होता है, ठीक है, इसीलिए हम ये भी मानते हैं कि ये इसकी इंडिपेंडेंस रहने का एक बड़ा कारण है। हम आगे भी बात करें कि इंडिपेंडेंस इस ऑफिस को बनाना अगर है तो क्या क्या कंडीशंस हैं। उसमें से एक कंडीशन ये भी है कि अगर किसी बंदे को ये डर खत्म हो जाए कि उसकी इम्पीचमेंट कर दी जाएगी या उसको ऑफिस से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है इम्पीचमेंट करना, तो वो विदाउट फियर, ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर जो है वो काम करेगा, ठीक है, अपनी जो भी नॉलेज है फुल नॉलेज के साथ वो काम करेगा, किसी पॉलिटिकल प्रेशर्स में काम नहीं करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ओथ, एक्चुअली हम इस टॉपिक में ओथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि जो यहाँ पे एक ओथ है, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये ओथ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी या फिर बॉडी जो है इस तरह की ओथ टेकिंग नहीं करता। और कैग के कंसेप्ट में आपको याद रखना है कि ये करता है और प्रेसिडेंट के सामने इसको ओथ लेनी पड़ती है। पहली ओथ ये है कि एलिजेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसका पूरा फेथ है संविधान में, ठीक है, और संविधान के सारे प्रोविजंस को वो मानता है। अपहोल्ड दी सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, और इंडिया की प्रभुसत्ता और इंटीग्रिटी जो है उसकी क्या करता है, वो सम्मान करता है और उसको बनाए रखना उसका कर्तव्य भी है। तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये पूछ लिया जाता है, हाँ, कैग को अपनी ओथ में ये ओथ लेनी पड़ती है, ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पावर्स एंड ड्यूटीज। आर्टिकल नंबर 149, आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। 148 में ये बताया गया है कि ऐसी कोई बॉडी होगी। पावर्स एंड ड्यूटीज में आर्टिकल नंबर 149 में ये बताया कि उसके पास क्या पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी। वैसे तो पावर्स एंड ड्यूटीज 149 में जब दिया उन्होंने ये बताया कि उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज जो है वो डिफाइन करना पार्लियामेंट के क्या है, पावर के अंडर है। पार्लियामेंट उसकी पावर्स को डिफाइन कर सकती है। तो इसी वजह से पार्लियामेंट ने क्या किया था, एक एक्ट बनाया था पावर्स एंड ड्यूटीज करके, ठीक है, ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 1971। लेकिन 1976 में इसी ही एक्ट को एक अमेंडमेंट करके जो उसका काम पहले अकाउंट संभालना होता था, अकाउंट बनाना होता था, वो उसको सेपरेट करके सिर्फ ऑडिटिंग का काम दिया गया सेंट्रल लेवल के ऊपर। स्टेट लेवल्स के ऊपर वो अकाउंट्स का काम भी करता है और ऑडिटिंग का काम भी करता है। ये बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए। 76 का अमेंडमेंट उसको सेपरेट करता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ओनली एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो पावर्स में क्या है कि जब हम बात कर ही रहे हैं कि ये ऑडिटिंग कर सकता है, तो फ्री एक्सेस टू दी फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जिस भी फाइल का ये ऑडिटिंग करना चाहता है तो उसको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सेस देनी पड़ेगी, ठीक है, और यही इसकी पावर है, आप उसको रोक नहीं सकते। कुछ चीजें होती हैं कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैं वो गवर्नमेंट उसको देती है, लेकिन उसको एज सुन एज पॉसिबल उसका जो ऑडिटिंग का काम है हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको गवर्नमेंट को वो वापस करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी पावर यही है कि किसी भी ऑफिस को किसी भी टाइम पे इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको पहले बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा पावर है। फिर उसके बाद हम ड्यूटीज देखते हैं। ऑडिटिंग दी अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। जितने भी एक्सपेंडिचर इन अकाउंट्स से होते हैं, ठीक है, तो उन अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग का मतलब यह है कि वो देखता है कि जो एक्सपेंडिचर यहाँ से हो रहा है वो उसी गुड्स या सर्विसेज के लिए खर्चा किया जा रहा है जिसके लिए उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला था, या फिर ये प्रॉपर्टी जो है उसका एक्सपेंडिचर भी ऑडिटिंग करता है। कहने का मतलब ये होता है कि क्या वो जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्टफुल तरीके से तो नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो इस तरह के जो ऑडिटिंग है वो करता है। इसी तरह से वो
हर एक स्टेट के जितने भी तीनों फंड्स हैं उसमें से एक्सपेंडिचर की ऑडिटिंग करता है। एंड यूनियन टेरिटरी अगर किसी की लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां पे भी वो करता है। ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स बैलेंस शीट्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई भी डिपार्टमेंट है उसके बैलेंस शीट्स, ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स। ऑल अकाउंट्स मतलब चाहे उसके प्रॉफिट अकाउंट्स हैं, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड अकाउंट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अकाउंट है, जितने भी अकाउंट्स हैं वो क्या करेगा, सारे के सारे क्या करेगा, ऑडिटिंग कर सकते हैं वहां से एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं या फिर बैलेंस शीट जो है। ऑडिटिंग द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ईच स्टेट टू इंश्योर दैट rules and procedures in that regard are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of the revenue। कहने का मतलब है जब गवर्नमेंट के पास कोई रिसीट आती है यानी कि पैसा आता है या फिर वहां से वो एक्सपेंडिचर करती है तो ये देखते हैं कि उसके रिगार्डिंग प्रॉपर रूल्स या प्रोसीजर्स बना रखे हैं सो दैट कि जब हम उसको चेक करेंगे, जब हम उसको ऑडिट करेंगे तो ऑडिट करना आसान रहे। इस चीज के लिए भी वो क्या करता है, उनको सजेशंस करता है। Auditing the receipts and expenditures of the following bodies: all bodies and authorities substantially financed from the center or the state's revenues, government companies, other corporations and bodies when so required by the related laws। उसको किसी भी बॉडी की ऑडिटिंग करने के लिए पावर दी जा सकती है, ऐसी बॉडीज जिनका फाइनेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। Auditing all the transactions of the central and state governments related to debt, sinking funds, deposit advances, suspense accounts and the remittances business। He also audits receipts, stock accounts and others with approval of the president or when required by the president। किसी भी तरह का वो बस ऑडिट कर सकता है, अगर पहले से डिफाइंड नहीं है पावर्स में तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ वो कर सकते हैं। Auditing the accounts of any other authority when requested by the president or the governor, for example auditing of the local bodies। local bodies का भी वो कर सकता है, नॉर्मली नहीं करता, एग्जाम्स में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, नहीं करता नॉर्मली, लेकिन अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी स्टेट का बोले तो फिर वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स शैल बी केप्ट। आर्टिकल नंबर 150। अभी देखो मान लो बहुत सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, वो अपना हर एक स्टेट अपना एक अकाउंट रखने का एक अलग तरीका बना ले, तो हर एक स्टेट का अगर अकाउंट रखने का एक अलग तरीका होगा तो जो कैग है वो अच्छे तरह से ऑडिटिंग नहीं कर पाएगा, उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड थिंग ये है कि अगर अकाउंट्स स्टैंडर्ड होंगे तो अकाउंट्स बनाने में और ऑडिटिंग करने में इजी हो जाता है। तो फॉर्म्स कैसे होने चाहिए, कौन सी एंट्रीज कहाँ पे कैसे डालनी है, तो इस चीज का क्या करता है कैग जो होता है प्रेसिडेंट की प्रेस्क्रिप्शन लेके डिसाइड करता है कि फॉर्म्स की क्या उसमें क्या क्या एंट्रीज होंगी, क्या क्या प्रोविजंस होंगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 150 में ये उसकी पावर है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बता रखा है। सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट। एक बात यहाँ पे है कि कैग जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को देता है अपनी, ठीक है, वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली नहीं देता। प्रेसिडेंट क्या करता है बाद में दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट में क्या करते हैं इसको टेबल करता है। ये आर्टिकल नंबर 150 में बता रखा है कि कैग क्या करेगा, रिपोर्ट्स बना के देता है प्रेसिडेंट को। ascertaining and certifying the net proceeds of any tax। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेट प्रोसीड क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज एज अ टैक्स कलेक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन इस 100 रुपीज को कलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा, इंप्लॉइज रखने पड़े, सैलरीज देनी पड़ी, तो उसमें जो खर्चा होगा वो आपको कम करना पड़ेगा। मान लो आपका 20 रुपीज खर्चा होगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो 100 में से 20 निकाल के 80 रुपीज जो होंगे वो आपके नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 279 ये बोलता है कि गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू कलेक्शन है उसकी सर्टिफिकेशन है वो कैग करेगा, यानी कि उसके पास नेट प्रोसीड्स कितना है गवर्नमेंट के पास वो कैग बोलता है। ठीक है, और उसकी सर्टिफिकेशन जो होती है वो फाइनल मानी जाती है। एक्टिंग एज अ गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जब हम पार्लियामेंट का कंट्रोल देखेंगे फाइनेंसिस के ऊपर तब हम बात करेंगे, बजट में भी हमने बात की थी कि ये कमेटी जो गवर्नमेंट का पब्लिक अकाउंट होता है, ठीक है, वहां से गवर्नमेंट ने कैसे एक्सपेंडिचर किया, जितना उनको अप्रूव किया गया था उतना ही किया कि नहीं किया,
तो इस चीज को देखने के लिए कैग जो होता है वो उसकी मदद करता है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो एमपीज ही होते हैं और या तो उनको नॉलेज नहीं होती अकाउंट्स की या फिर लैक ऑफ टाइम है, एक्सपर्टीज नहीं है। तो इन वेरियस चीजों की वजह से क्या होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की हेल्प लेती है और कैग क्या करता है, कुछ रिपोर्ट सबमिट करता है जिसको ये प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में जब टेबल करता है तो ये कमेटीज के थ्रू ही क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो पहली रिपोर्ट की मैं बात करूं, ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मतलब एक्सपेंडिचर साइड वाले। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट्स मतलब गवर्नमेंट को जितनी पावर दी गई थी टैक्स वगैरह लगाने की उस साइड से। ये ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस, ठीक है, जो डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं लेकिन वो कॉर्पोरेशंस या कंपनीज के रूप में काम करती हैं, तो उनकी ऑडिटिंग भी होती है, वो चेक करता है। इसमें ये होता है कि एक साल में सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन की ऑडिटिंग हो पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो रैंडमली सिलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। सॉरी, फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ दी कैग। कैग का रोल क्या है? पार्लियामेंट होल्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल ऑन द बेसिस ऑफ द कैग रिपोर्ट। पिछली स्लाइड में भी हमने बात की है कि कैग की रिपोर्ट जब आती है एक्सपेंडिचर्स या किसी भी अकाउंट के ऊपर या ऑडिटिंग के ऊपर, तो पार्लियामेंट की जो कमेटीज होती हैं उसी के थ्रू ही एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराती हैं, क्योंकि कैग ही एक्सपर्ट बॉडी है या उनको इतना पता नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, एक कैग जो होता है वो पार्लियामेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। CAG has to ascertain whether money shown in the accounts as having been disbursed was legally available for and applicable to the services or the purpose to which they have been applied for or charged, and whether the expenditure conforms to the authority that governs it। तीनों चीजों का यहाँ पे वो ध्यान रखता है। पहली बात तो ये है कि जिस सर्विस के लिए आपको पैसा दिया गया आप उसी सर्विस के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो। सेकंड थिंग ये है कि आपको क्या वो पैसा दिया गया ही है या आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। थर्ड थिंग ये होती है कि पैसा जिस अथॉरिटी को दिया गया उसी की सैंक्शन पावर से वो खर्चा किया गया। तीन चीजें यहाँ पे वो ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस कैन परफॉर्म अ प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब ये है कि वो ये भी बता सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत है कि सही है, यानी कि नेक्स्ट टाइम पे जब बजट वगैरह बनता है, स्कीम्स को अप्रूव करना होता है, तब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फिर और कमेटीज जितनी भी हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट्स को बोल सकते हैं कि आप इस स्कीम्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि कैग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा है, कम कर दीजिए, या फिर ये वेस्टफुल स्कीम है, ठीक है। तो प्राइपेटी ऑडिट का मतलब ये है कि वो ये भी बता सकता है कि ये फालतू स्कीम है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, एक खर्चा जो है इसको कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया visualizes this office to be comptroller as well as auditor general. However, in practice the incumbent officer is fulfilling the role of an auditor general only and not that of a comptroller। होता क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए अगर आपको कैग का अप्रूवल लेना पड़ रहा है तब वो कंट्रोलर का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ यहाँ से पैसा खर्च होने के बाद ये देख रहे हैं कि ये सही हुआ कि गलत हुआ, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, ऑडिटर का काम कर रहे हैं। तो इंडिया में वैसे इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जा रहा है, लेकिन ये फर्स्ट वाला काम नहीं करता, यानी कि पैसा निकालने के लिए इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कितना पैसा निकला उसके बाद वो देखता है, पहले निकालने से पहले वो उसका कोई राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कि निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, office has no control over the issue of money from the consolidated fund, and many departments are authorized to draw money by issuing checks without specific authority from the CAG, who is concerned only at the audit stage when the expenditure has already taken place। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ठीक है। तो इस ऑफिस का इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में बात की कि ये पब्लिक पर्स का गार्डियन है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस रखने के लिए हमने पहले बोला कि ये सिक्योरिटी ऑफ टेनर इसको मिली हुई है, यानी कि इसको प्रेसिडेंट जब जी चाहे तब हटा नहीं सकता। इसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है और वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर टफ प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो इसकी इंडिपेंडेंस को।
सेकंड थिंग, नो एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा सकता। तो वो जब अपने ऑफिस के ऊपर अंदर रहेगा तो जानबूझ के किसी फर्दर या फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए कोई डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान देना कि क्या वो फॉरेन जाके कोई वर्क नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि क्या वो फॉरेन कंट्रीज को फायदा नहीं पहुंचा सकता ड्यूरिंग दी जॉब, यू कैन से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये वर्ड मेंशन किया हुआ है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस बाय द पार्लियामेंट, इसकी सैलरी एंड सर्विस कंडीशन जो है पार्लियामेंट एक बार डिसाइड करती है, ठीक है। उसके बाद जब एक बंदे को हम अपॉइंट कर देते हैं उसकी सैलरीज या सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी सैलरीज जो होती हैं वो चार्ज की जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहने का मतलब है पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 150 जो है फॉर्म्स ये डिसाइड करता है कि किस हिसाब से अकाउंट बनाने हैं, और 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो बनाता है और प्रेसिडेंट को देता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट उसको टेबल करता है पार्लियामेंट में। अभी हम बात करेंगे कि इस बॉडी में रिफॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए आपको। तो पहली बात तो ये है कि जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में बना था, ठीक है। विकांत ये इसके चेयरमैन थे, 11 मेंबर बॉडी था ये। तो उन्होंने ये बोला था कि मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए। क्या एक सिंगल मेंबर बॉडी नहीं होना चाहिए। वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी इसको अकाउंट्स बनाने हैं, ऑडिटिंग करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसको अकाउंट बनाना है। तो क्या होनी चाहिए, सिंगल मेंबर बॉडी ना होकर मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, स्टेट ऑडिट जनरल। स्टेट ऑडिट जनरल का मतलब क्या है कि स्टेट्स में जो अकाउंटेंट्स हैं उनको ऑडिट जनरल का भी स्टेटस दे देना चाहिए, क्योंकि पहला पॉइंट वही है, उनको ऑडिट करना चाहिए, ठीक है। क्या सारे अकाउंट्स को ऑडिट कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में तो कैग को पार्लियामेंट में बोलने का हक है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट में वो स्पीक नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो इनको राइट होना चाहिए सो दैट कि अपने पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली पार्लियामेंट के सामने वो रख सकें, जिससे उस ऑफिस का जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होता है। फिर आता है कि कॉलेजियम लाइक सिस्टम। हमने पहले बात किया था अपॉइंटमेंट जो है वो एक प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करते हैं, यानी कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं। कॉलेजियम लाइक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि उसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स होने चाहिए। चीफ जस्टिस की बात कर लूं, ठीक है, वो होने चाहिए। तो इस तरह के मेंबर्स होने चाहिए सो दैट कि एक न्यूट्रलिटी आ सके, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसीजर होना चाहिए। फिर बात आती है कि वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि जर्नलिस्ट होना चाहिए। लोग तो ये बोलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स की ये सजेशन है कि वो क्या होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है, मैनेजमेंट की नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो नॉर्मली हमारे इंडिया में ये बोलते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स को बनाया जाता है, तो उनको स्पेशलाइज नहीं होती इस एरिया के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये एक जनरल डिबेट है, वो आपके सारे टॉपिक्स में चलती है, एथिक्स में भी इसकी बात आती है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट जो हैं ये होने चाहिए, ठीक है। रिफॉर्म नीडेड होना चाहिए हमारा। सेकंड थिंग ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये बात आती है कि अगर एक पर्सन जिसको हम बाद में जाके कैग बनाते हैं, वो पहले किसी ना किसी सेंटर या स्टेट के गवर्नमेंट के ऑफिस में किसी ना किसी पोजीशन पे वो रहा है और उसी ने वो स्कीम्स बनाई हुई हैं, तो वही पर्सन अपनी ही स्कीम्स को बाद में ऑडिट करके उसमें से गलतियां कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यानी कि उस पर्सन को नहीं बनाना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट पर्सन को बनाना चाहिए। तो ये आपके क्या है, रिफॉर्म्स जो हैं वो नीडेड है। नॉर्मली आपसे मेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टेन्योर क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, ये चीजें जस्ट आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में हल्की फुल्की लिखनी होती हैं, या फिर प्रीलिम में इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन करवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मेन गोल या पर्पस होता है वो एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन को क्रैम करके रट के प्रीलिम क्लियर हो भी जाएगा तो कुछ बड़ी बात नहीं है। हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए, वेट फॉर द नोटिफिकेशन कि पीसीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, हम तब जाके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वैसे भी पंजाब में वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिजर्वेशंस वहाँ पे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते
रखते हुए आपको हार्ड वर्क जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके आपका प्रीलिम का एग्जाम निकलेगा। वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे वीडियोस बनाते रहें, आप तक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक डिलीवर करते रहें। सो थैंक यू।